प्रतिबिंब के मंच पर आज हमारे साथ हैं छोटा भगत सिंह के नाम से बहुचर्चित युवा श्रीमान विजयकांत चौहान जी। पद्मश्री भारत भूषण जी हैं। ये थोड़े अक्खड़ दिमाग के थे। इन्होंने सन 92 में बाजीराव इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। तो इन्होंने अपने अक्खड़पन में कई ऐसी प्रतिभा, रशीद मसूद ने देवबंद और चुनाव के मदरसे से वंदे मातरम का विरोध किया था। आर मुकेश वंदे मातरम विरोधी सांसद का पुतला फूकेंगे, उसकी अर्थी ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। आप राष्ट्र विरोधी आरोप नहीं लगे। गाय खाने वाला एक गाय को रोटी खिला रहा है। अगर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पहले ही संघर्ष में जान से मार देता तो आज भारत का इतिहास हो रहा है। अपने भारत से बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बीफ हो रहा है, वो भैंस का मैं रहता है। 24 घंटे फौजी वर्दी में रहता हूँ मैं। कम 8 से 10 बजे मेरा बाल गिरवी है। 25 लाख का कर्जा लेकर ब्याज भर रहा हूँ। कार्य हमें किसी भाजपा के नेता की कोई हेल्प नहीं है, किसी अधिकारी की कोई मदद नहीं है। 30 साल लगा था, सैकड़ों बार मेरे देश से प्यार हो गया है। जल की जोहर दिया। ये जन्म स्थान यहीं का है आपका सहारनपुर? हाँ, मैं नुमाइश कैंप बढ़ता बना। नुमाइश यहाँ लगती थी पहले अंग्रेजों के समय पे। अच्छा। तो 2 गेट है वहाँ पे। अंग्रेज उस वक्त जब आज़ाद नहीं होता भारत देश हमारा, तो उसी नुमाइश कैंप जो नाम पड़ा था उसी नुमाइश लगने की वजह से पड़ता। अंग्रेजों में नुमाइश लगती थी। एक गेट से निकलते थे, एक गेट से वापस आते थे। तो पाकिस्तान से जो बंटवारे के दौरान जो लोग वहाँ उजड़ के आए थे, उन सभी लोगों को सरकार ने यहीं पे अलॉटमेंट किया था क्वार्टरों का। तो उसी क्वार्टरों में ही हमारा जन्म हुआ था। मेरे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी सब पाकिस्तान के समय से आए थे यहाँ पे। और मेरी नानी जी स्वयं लाशों को ढेर में लेट के ब्लड अपनी गर्दन में लगा के 4 से 5 घंटे लाशों में लेटी रही। बाद में मिलिट्री के आने के बाद उन्हें सम्मानपूर्वक इंडिया में ले गए। कहाँ तक हुई आपकी? मेरी एजुकेशन, मैं पढ़ना बहुत चाहता था, पढ़ने में बहुत नंबर 1 था, अपनी क्लास का परफेक्ट था। तो 7th क्लास तक मैं पढ़ा हूँ बाजीराव इंटर कॉलेज में। 5वीं क्लास तक ये प्राइमरी पर्सनल मैशम में यहाँ पढ़ा हूँ। 7th क्लास में हमारे जो सहारनपुर के पद्मश्री भारत भूषण जी हैं, ये थोड़े अक्खड़ दिमाग के थे। इन्होंने सन 92 में बाजीराव इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। तो इन्होंने अपने अक्खड़पन में कई ऐसी प्रतिभाओं को पढ़ने से वंचित कर दिया। कैसे कर दिया? जैसे मैं अपनी क्लास का परफेक्ट था, तो स्कूल का नियम था उस वक्त कि जो बच्चे 3 दिन नहीं आएंगे उनको तीसरे दिन में नाम काट दिया गया, या जिसकी फीस जमा नहीं होगी उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मेरी फीस भी जमा थी और जो ये घोषणा हुई थी स्कूल की कि स्कूल जो 8 जुलाई को खुलेगा, तो पीछे से कहा कि जिन बच्चों की अभी फीस जमा नहीं, वो 1 तारीख को आके फीस जमा कराएंगे। और मेरी फीस भी जमा थी और मैं अपनी क्लास में नंबर 1 था, परफेक्ट था। उस वक्त जिन बच्चों के पास अच्छी सिफारिश थी नेताओं की या किसी बड़े आदमी, उनको तो इन्होंने सिफारिश से अंदर रखा। हम लोग भूर थे, गरीब थे, बिल्कुल मजबूर थे। मेरी माताजी 2-3 बार गई भरतुंज, उनके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का हमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया और मुझे स्कूल से वंचित होने पड़ा 7वीं क्लास से। आज मुझे गर्व है कि पूरे देश में कई कार्यक्रम ऐसे लगे जहाँ उनको भी आना पड़ा, मुझे भी आना पड़ा गेस्ट ग्रुप में। तो आमने सामने दोनों का बराबर सम्मान हुआ। वो पद्मश्री लेके भी जो भाव लोगों में जगाना चाहते थे नहीं जगा पाए। मैं बिना पद्मश्री के केवल 7th क्लास और 84 में इंदिरा गांधी गोली लगी थी, मेरी आंखों सारा स्मरण में कर्फ्यू लगा देश में। तो बहुत सारी घटनाएं जाती। तो शाखा में जब मैं पहली बार गया आरएसएस की, तो वहाँ एक सुभाषित था, मातृभूमि भारत माता की सेवा और रक्षा के लिए अगर हम संघर्ष नहीं कर सकते तो हम पशु समान है। तो ये बातें आज ही मेरे दिमाग में बहुत सारे सुभाषित संस्कृति होते थे और देशभक्ति थे, आदमी को प्रेरित करते थे। फिर मैंने आरएसएस कई शाखा लगातार जाना किया। मुख्य शिक्षक बना, मंडल कारवा बना, शाखा कारवा बना, मुख्य शिक्षक बना। और मैंने ITC और 2 बार की आरएसएस की और विस्तारक भी रहा मोदीनगर अपना गाजियाबाद की बात। तो 10 से 15 साल मैंने लगातार प्रचारकों के साथ संघ कार्यालय में बिताए। फिर उसने कहा कि आग से आग को जलाना है, लोहे से लोहे को काटना है। इस विचार मंथन को पूर्ण करने के लिए मुझे बजरंग दल में भेजा गया। तो बजरंग दल में भी मैंने बड़ा संघर्ष किया। जब बजरंग दल में काम किया तो हमने एक तूफान बैठा के रखा। जो भी अन्याय अत्याचारी था, जो गौ माता की हत्या करता था, हमारी बहन बेटी को लव जिहाद करता था, धर्मांतरण के काम करता था, ऐसे बहुत सारे अवैध गतिविधियों के विरुद्ध मैंने आवाज़ उठाई, संघर्ष किया। मेरे पे बहुत सारे हमले हुए। मेरे पे मतलब इतना संघर्ष हुआ कि गोलियां तक चली मेरे पे, फर्जी मुकदमे लगाए, जेल भी जाना पड़ा। लेकिन मैं जितना ही संघर्ष से आगे बढ़ा, जितने मुकदमे लगे, जितनी मेरे पे गोलियां चली या हमले हुए, उससे और मेरे अंदर की ऊर्जा 10 गुना बढ़ गई। इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें हम राष्ट्रवादी मानते थे, धार्मिक मानते थे, देशभक्त मानते थे, लेकिन उनके अंदर एक ईर्ष्या कुंठा भरी हुई थी। उन कुंठित लोगों ने मेरे पग पग में राह को रोकने का प्रयास किया, मुझे मिटाने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया और छवि खराब करने का प्रयास किया। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ निकलती थी, अपनों से जब ठेस कभी लग जाती है तो अपनी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। अपनों से जब ठेस कभी लग जाती है तो अपनी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। इन शब्दों को बोलते कई बार आंखों में आंसू आने का प्रयास करता है, लेकिन मैं रोकता हूँ उन्हें, क्योंकि इन आंसुओं के जो संघर्ष हैं, समाज के जो हम चेतना की बात करते हैं, अगर हम जैसा क्रांतिकारी भी आंखों में आंसू लेके आएगा तो आम आदमी प्रेरित कैसे होगा। तो संघर्ष करते करते हमने एक टाइटल शुरू किया, मिशन वंदे मातरम। 4 जुलाई 2004 को सांसद रशीद मसूद ने
देवबंद और छोटों के मदरसे से वंदे मातरम का विरोध किया था। जिस दिन उन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया उसी दिन रात को शहीद आजम सरदार भगत सिंह मेरी आंखों के सामने प्रतिबिंब के रूप में मुझे चलते फिरते नजर आने लगे। तो पूरी रात मुझे उन्होंने सोने दिया कि विजयकांत चौहान तुम कैसे क्रांतिकारी हो। जिस देश में भगत सिंह, आजाद, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आदि सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, फांसी का फंदा चूम लिया। हम सारे भारत की आज़ादी के लिए, हमें खुली हवा में सांस की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने फांसी का फंदा चूमा, आज उसी भारत देश में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का एक छोटा भैया सांसद विरोध करता है। कहे कि तुम क्रांति करो, उठो, जागो और चला दो मिशन वंदे मातरम। जब तक इन वंदे मातरम विरोधियों का राजनीतिक सूर्यास्त ना हो जाए तब तक चैन से ना बैठो। आंख खुलते ही दिल में आग लगी। पहले ही दिन जिस दिन मिशन वंदे मातरम का जन्म हुआ, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, उसी दिन हमने घोषणा करी आज ही हम सहारनपुर के वंदे मातरम विरोधी सांसद का पुतला फूकेंगे, उसकी अर्थी निकालेंगे, उसको जलाएंगे, उसे दफनाएंगे। हमने जैसे ही घोषणा करी मीडिया को एक बल्क मैसेज डाला, तुरंत हाथ के हाथ हमारे प्रतिबंध में बैन लग गया और उस पर लाठीचार्ज की आदेश हो गई। सीओ थे अमरजीत शाही, पूरे नुमाइश को छावनी में बदल दिया पुतला छीनने के लिए। हम क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के बजा रहे थे और वो दीवाने थे उनके, तो हमने दीवारें टाप के पता नहीं कहाँ थी पुतला, कई घरों से गलियों से निकाल के छत से पुतला मौके पर लेके आए। पुतला छीनते ही लाठीचार्ज कर दिया। तो एक पत्रकार थे, आज तक नया शुरू हुआ था, उन्होंने प्रश्न पूछा जब भारत देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और न जाने राज्यपाल, मुख्यमंत्री के पुतले फूके जाते हैं तब कोई विरोधी होता है, तो सहारनपुर का ये सांसद वंदे मातरम विरोधी इतना बड़ी तोप कैसे हो गया है? किसके इशारे पे सहारनपुर के वंदे मातरम विरोधी जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर पुतला फूकने पर आपने बैन लगाया, लाठीचार्ज क्यों किया? तो सीओ साहब ने कहा मुझे एसएसपी ने कहा, उन्होंने एसपी फोन मिलाया, एसएसपी ने कहा कि ऊपर से वहां फोन मिला, इतना फोन मिलाता ही तुरंत पुलिस सारी भाग गई वहां से। तो हमारी जीत हुई। तो वंदे मातरम की पावर का हमें उस वक्त ज्ञान हुआ, तो उसी वक्त मेरे शब्द से निकला तो ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा, ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। बस कुछ दिन और ये हर हिंदुस्तानी के दिल में देश प्रेम का अंगार जगा देगा। बस कुछ दिन और ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। बस कुछ दिन और ये हर देशद्रोही गद्दार भारत विरोधियों के दिलों में, युवाओं के दिलों में, देशद्रोहियों की छाती में गोलियां मारने के लिए उत्तेजित, प्रेरित, आंदोलित कर देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। वो वक्त, वो लम्हे कुछ अजीब होंगे, दुनिया में हम खुश नसीब होंगे जब वंदे मातरम मिशन के लिए हम शहीद होंगे। गूंजेगा नाम दुनिया में वंदे मातरम मिशन का जब फांसी पर झूलते हम क्रांति वीरों के शरीर होंगे। मांगेगा मौत की भीख वो जल्लाद देशद्रोही आतंकवादी जब हर हिंदुस्तानी दिल में वंदे मातरम विरोधियों को गोलियां मारने के लिए उत्तेजित, प्रेरित, आंदोलित कर देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। आप राष्ट्र विरोधी आरोप नहीं लगा कभी कि आप राष्ट्र के विरोध में कार्य कर रहे हैं? राष्ट्र के विरोध कभी काम हमने किया ही नहीं। जो राष्ट्र विरोधी स्वयं है वो किन कारणों से आपकी गिरफ्तारियां हुई? मेरी गिरफ्तारियां नहीं हुई। जो वंदे मातरम विरोधी थे हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई। हमने पूरे गांव दर गांव मिशन वंदे मातरम अभियान चलाया। एक शाम भारत माँ के नाम, एक शाम शहीदों के नाम, एक शाम क्रांतिवीरों के नाम, एक शाम भगत सिंह के नाम, माँ तुझे प्रणाम। इन कार्यक्रमों में जनता का पूरा समर्थन मिला और एक लहर चली पूरी गांव दर गांव में। मिशन वंदे मातरम अभियान ने इन वंदे मातरम विरोधियों की नींद उड़ा दी और उसी वंदे मातरम मिशन अभियान के अंतर्गत ही राजनीतिक सूर्यास्त हुआ पूरे काजी परिवार का, जिन्होंने वंदे मातरम दिया। उसके बाद दोबारा उठने में अब इस चुनाव में 2023-24 के चुनाव में जब हुआ मोदी जी के नेतृत्व में, उस चुनाव में सहारनपुर जनता में आपस में गुटबाजी और जातिवाद के जहर के कारण इन्हें सफलता मिली। तब से लेकर अब तक ये राजनीतिक सूर्यास्त वंदे मातरम विरोध के कारण रहा। इसके अलावा गोरक्षा जब आंदोलन चलाते थे, लोग कहते थे गोरक्षा करो, तो गोरक्षा कैसी होगी? उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मेरी माँ की कोई हत्या कर रहा है, मेरी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, लव जिहाद कर रहा है, मैं पुलिस के भरोसे रहूंगा? मैंने संविधान को पढ़ा। संविधान हमें आत्मरक्षा के लिए इजाजत देता है। संविधान हमें आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, बहन बेटी के मान सम्मान की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, देश धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए प्रेरित करता है। तो मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए जो भी गद्दार थे, देशद्रोही थे, आतंकवादी थे और जो गौ माता की हत्या करते थे, हमारी बहन बेटी से लव जिहाद करते थे, धर्मांतरण का एक रैकेट चलाते थे, उन ऐसे तमाम लोगों के विरुद्ध मैंने सशस्त्र अभियान चलाया। जो विचारधारा मदरसों के अंदर आतंकवादी पैदा कर रही है, लादेन पैदा कर रही है, बुरहान वानी पैदा कर रही है, अफजल गुरु पैदा कर रही है, उस विचारधारा के खिलाफ हूं। मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस विचारधारा को पैदा करने वाले इस्लाम से संबंधित जो मुल्ला मौलवी हैं, जो तालिबानी सोच को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादी सोच को बढ़ावा देते हैं, जो गो हत्या के लिए मुसलमानों को प्रेरित करते हैं, जो लव जिहाद के लिए फंडिंग करते हैं इन जिहादियों को, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। मेरे सैकड़ों बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। आपके संघर्ष का परिणाम आपको क्या लगता है, क्या आएगा आपके बाद? काफी परिणाम है। मैंने अपने क्षेत्र में गो हत्या रुकवाई है। 6 महीने तक मैंने हल्ला बोल अभियान चलाया पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये थी रशीद मसूद के, इमरान मसूद के सैकड़ों फोटो मेरे पास हैं, तो चिल्ला के कह रहे हैं सहारनपुर में अब गो हत्या नहीं होगी, जो गो हत्या करेगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और जो हमें सूचना हम उसको इनाम देंगे।
पंचायतें करी, और लेकिन विजयकांत के ऊपर हत्या लगी। विजयकांत को हत्या के नाम पे गांव दर गांव घूम के मुसलमानों को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उनको जेल भिजा रहा है, उनके ऊपर हमले कर रहा है। हमने को हत्या रुकवा के दिखाई है, लफ्ज़ जिहाद हमने रुकवा के दिया है। लफ्ज़ जिहाद पे मेरे पास सैकड़ों, मैंने 5000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो मुस्लिम बन गई थी, उन्हें बचाने का प्रयास किया। केरल, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के मदरसों के अंदर से मुल्ला नवाज भर के लड़कियां निकाल। नहीं, उनको समर्थन प्राप्त हो जाता है जब लड़की हिंदू की जाकर के मुस्लिम परिवार में जाती है, वहां समर्थन, उनको फंडिंग मिलती है। आपके यहाँ हो जाता है? हमारे यहाँ कुछ नहीं। लड़कियां अगर आती है, मैंने 200 सहयोग मिलेगा। 200 से ज्यादा मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाया, जो स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की मर्जी थी, जिन्होंने हिंदू लड़के शादी करी, विधिवत शादी करी और कानूनी रूप से करी। पूरा मैंने उन्हें तन मन धन गम से भी सहायता करी उनकी, उन्हें अपने पास रखा। कई लड़कियों को 1-1 साल अपनी अलग जगह शिफ्ट रखा। उनको पूरे हिंदू समाज को ये बता सकते हैं कि वो इसी तरह से, जैसे आपने 200 लड़कियों को हिंदू परिवार में लाए हैं, बसाया है, अभी इसी में सम्मान दिलाया है, हाँ जी। क्या हिंदू समाज इसके लिए तैयार है? आज भी हिंदू समाज में अंदर थोड़ी सी मूर्खता है। अगर वो इस काम के लिए तैयार हो जाए, मैं दावा करता हूँ केवल 6 महीने के अंदर पूरी धरती इन जिहादियों से मुक्त हो जाएगी। पूरी धरती गोहत्या मुक्त हो जाएगी। पूरी धरती अखंड भारत के निर्माण के काम में सहयोग करेगी, अगर हिंदू थोड़ा जागरूक हो जाए। केवल इन भेदभाव को भूल के, जो कुछ लोगों ने अवेयरनेस फैला रखी है, कुछ अनभिज्ञता शिक्षा है कि हर इंसान हमारा भाई है। जो धर्म की बात करता है, देश भक्ति की बात करता है, गौ माता की रक्षा की बात करता है, जो लव जिहाद के खिलाफ है, जो धर्मांतर के खिलाफ, वो हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी जाति की है। मेरा तो मंत्र है, सबसे रिश्ता, सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम से जोड़ेंगे। मुसलमान कोई बड़ी तोप नहीं है, सबसे कायर बुज़दिल लोग हैं ये लोग। ये केवल भीड़ में इकट्ठे हो गए, झुंड में आके बेसहारा मजबूर को, निर्दोष को भीड़ का मारते हैं। पूरी दुनिया का इतिहास है, आज तक पूरे जिहादी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आमने सामने की लड़ाई किसी से नहीं जीते हैं। 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, तो गोविंद सिंह नाम कहूं, ये हमारे महापुरुषों ने जो संदेश दिया, गुरु गोविंद, ये बिल्कुल सत्य है। आज भी एक सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा सनातनी 1.25 लाख के एक बराबर है, अगर उसे ईमान देते, संरक्षण हमारा समाज दे तो। उनके बच्चों ने जो अपने परिवार के लिए, देश आजाद होने के बाद मुस्लिम यहाँ रह गया, यहाँ यहीं रहा, यहीं पला बड़ा हुआ। बड़े बड़े गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार यहाँ से मुस्लिम परिवार से हुए, ठीक। उसके बावजूद भी क्या अगर मुस्लिम के से अलग हो जाएगा या मुस्लिम अलग हो जाएगा भारतवर्ष से? गांधी खानदान ने नकली हिंदू बन के, आज भी नकली हिंदू का चोला ओढ़ के, अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन के सारे समाज को मूर्ख बना रहे हैं। ये हिंदुस्तान की दरिया दिली है कि इन जैसे लोग जैन जी के उस बड़े आंदोलन से अभी तक वंचित है। मैं कहता हूं देश की जनता को जागरूक नहीं। जो हाल नेपाल में ऐसे भ्रष्ट देशद्रोही गद्दार लोगों का, जो अपनी पहचान छुपा के भारतीय भोली वाली जनता को गुमराह करे, ऐसे लोगों का हाल नेपाल की जनता जैसा होना चाहिए। अब भी ये झूठ बोल के, छल कपट करके, एक तरफा वन साइड जो देश की बहुसंख्यक जनता है उसके ऊपर जुल्म करने के लिए इन अल्पसंख्यकों को सहयोग करते हैं। अब वो सयाम काटते हैं। अब वो रुक गए, किसी ने कुछ भी किया, अब नेहरू ने कहाँ रुके हैं? अब भी लव जिहाद कर रहे हैं, वो गोहत्या कर रहे हैं, धर्मांतरण कर, कहाँ रुके हैं वो? नहीं, देश को बर्बाद करने के लिए सबसे ज्यादा यही जनसंख्या एक देश में रह के, मतलब जो हमारी गाय काट रहा है, गाय को खा रहा है, उसको गाजी कहकर सुप्रीम कोर्ट सब बोल रहे हैं। तो गाय खाने वाला, गाय की पूजा करने वाला भाई कैसे हो सकता है? एक गाय को रोटी के साथ खा रहा है, एक गाय को रोटी खिला रहा है, एक गाय का खून पी रहा है, एक गाय की पूजा कर रहा है। तो ये दो विचारधारा एक कैसे हो सकती है? एक कहता है मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, मैं मूर्ति को तोड़ूंगा, मंदिर को तोड़ूंगा। दूसरा मूर्ति में आस्था रखता है, उसकी पूजा करता है, उससे विश्वास करता है, उसको प्यार करता है, उसकी अपना भगवान मानता है। वो तोड़ने की कर रहा है, उसके मंदिर को तोड़ रहा है, वो बात कर रहा है पूजा की। तो ये दो विचारधारा अलग है, एक उत्तर है, एक दक्षिण है, एक कैसे हो सकती है? आपके बाद और भगत सिंह तैयार हो गए, आपने भी बहुत किए होंगे, परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम निकलेगा, मुस्लिम से अलग हो जाएगा भारत। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बल होना चाहिए। मुस्लिम को इतने दिनों से हिंदू सरकारें हैं, इन्होंने क्या किया है? मैंने बताया, देश में जो जातिवाद का जाल कांग्रेस ने बोया था, वो जातिवाद का जाल अभी भी घुला हुआ है। मोदी सरकार की वजह से बहुत अच्छे से काम हुए हैं। राम मंदिर जो 500 साल की गुलामी का प्रतीक था, 500 साल तक हमारे लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, तिल तिल कर संघर्ष किया, जले। हमारी बहन बेटियां जो जिन्होंने जोहर किया, 16-16 हजार संख्या में जोहर में जिंदा चिताओं में जल गई, उन बहनों के बलिदान और सैकड़ों लाखों लोगों के बलिदान किया, राम मंदिर बना। धारा 370 हटी। देश में अरबों खरबों की फंडिंग इन्हें मुसलमानों को, जो राशन डिपो के माध्यम से जा रही थी, फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से अरबों खरबों की फंडिंग जा रही थी, इन्हें स्कूल के वजीफे के नाम से, वो सारी रुकी है। नोटबंदी के माध्यम से कई सैकड़ों आतंकवादी घटनाएं घटी हैं। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होकर पूरे वर्ल्ड के अंदर 57 देश है, 57 देश है इनके, 57 देश है। उन 57 देशों का समर्थन इनके साथ रहता है। हमारा एक भी देश नहीं है जो सदियों की गुलामी है, वो अभी भी हमारे हिंदुओं, कुछ लोगों की मानसिकता सेकुलर रोग नाम की भरी हुई है। वो सेकुलर रोग जब तक हिंदुओं के दिल में रहेगा, जो सेकुलर हिंदू इस वक्त मुसलमान से ज्यादा खतरनाक है। वो मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, मानसिक रूप से ईसाई बन चुके हैं, मुस्लिम बन चुके हैं, नाम उन्होंने केवल हिंदुओं का आरक्षण का लाभ लेने के लिए। वो लोग हिंदू नाम का चोला ओढ़ के पूरे देश के अंदर भिड़िए की खाल ओढ़ के पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और ऐसे लोग इन मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक है। इनका इलाज पहले होना चाहिए। समय समय पर हिंदू जाति, समय समय पर हिंदू जाति गर तू गलती करती ना,
गैर ना तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना, पकड़ पकड़ कर छोड़ दिया वह क्या गलती थोड़ी थी, मौका पाते ही गौरी ने आंख पृथ्वी की फोड़ी थी। अगर दंड मिल जाता उस कुलघाती को तो बढ़ता वह कुलघाती ना, समय समय पर हिंदू जाति गर तू गलती करती ना, गैर ना तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना। अगर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पहले ही संघर्ष में जान से मार देता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। अगर सरदार पटेल महात्मा गांधी का सम्मान ना करते, उसी वक्त कांग्रेस के विरुद्ध संघर्ष करते और कांग्रेस में रहकर महात्मा गांधी के खिलाफ आवाज उठाते तो आज इतिहास कुछ होता। सरदार पटेल जो वोटिंग में विजेता होने के बाद पीएम का उन्हें टारगेट मिला, पीएम के लिए उन्हें चुना गया, उन्होंने महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए अपने देश के साथ इस प्रकार का एक बहुत बड़ा, मेरी नजर में ज्यादातर अन्याय किया। महात्मा गांधी के खिलाफ आवाज उठाते और सरदार पटेल अगर पीएम होते तो आज देश का इतिहास कुछ और होता। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। गाय का मांस अभी भी मांसाहार हो रहा है या नहीं हो रहा है? गाय का या उसका व्यापार हो रहा है या नहीं हो रहा है? गाय का मांस जो भी हो रहा है, गोपनीय भारत से बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बीफ हो रहा है, वो भैंस का मांस हो रहा है। गाय का मांस कोई बाहर नहीं जा रहा, जो जा रहा है चोरी छिपे जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से गाय के मांस के लिए कोई निर्यात का एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं है, मैंने खुद बड़ा सारा सर्च किया है। उन आडंबरियों की वजह से जो सच्चे राष्ट्रवादी लोगों ने संरक्षण नहीं मिल पाता।